हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर 6 है दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम जो कि जनवरी में होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला ये पेपर है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, जो कि आपका 10 जनवरी 2022 को आया हुआ था। ये टॉप 30 प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि आपका फर्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उससे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां के लोग बनाते हैं, जहां ज्यादा वर्षा होती है। तो बताइए कि उनके इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सपाट छत वाले बांस के घर, बताइए क्या ये होगा इसका आंसर। सपाट छत वाले पत्थर और लकड़ी के घर, ये तो लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में बनते हैं, ये आपके असम में बनते हैं। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। और आपको ये बताना है कि जहां भारी वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, वहां के गांव के लोग बनाते हैं। तो वर्षा जब होगी तो वो कहीं ना कहीं खंभों पर बने होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं उसने। बताइएगा उसका नाम क्या है और उसका जन्म कब हुआ था, ये भी आपको बताना है दोस्तों। ये कहाँ की रहने वाली है ये भी आपको बताना है। और ये कितना वेट इन्होंने उठाया है ये भी आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, जून 1975 में हुआ था। और ये एक वेट लिफ्टर है दोस्तों, जो कि आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये वर्तमान में 130 केजी वजन को उठा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला है, देखिएगा। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है, या महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसको कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। और ये आपका कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और मैंने आपको बताया भी है। तो इसमें आपसे क्या कहा गया है, यदि आपकी एक पुस्तक के बड़े शहर, पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया, आपकी एक पुस्तक है उसमें एक बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है, जिसकी दाईं ओर के ऊपर वाले कोने का मानचित्र पैमाना इस प्रकार दिया गया है। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर में 950 मीटर है। तो इसी के आधार पे आपको करना है, जब 1 सेंटीमीटर में इतने हैं तो इतने सेंटीमीटर में कितने होंगे, ये आपको करना है। ठीक है, तो मीटर से फिर आपको उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं दोस्तों। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको क्या दी है, आप बोलोगे 950 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दी है, जब तो इतने सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 16.7 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 950 इंटू 16.7, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। अब इनका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, और जब मल्टीप्लाई जब इनका आप कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15,865 मीटर आ जाएगा। अब ये मीटर में है तो मुझे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और जब किलोमीटर में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं कितने से डिवाइड दूंगा, तो आपका किलोमीटर, जब आप जानते हो कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो आप इसको 1000 से क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, और भाग दे दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका किलोमीटर में आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 15
0.865 किलोमीटर। अब 15 करके किसमें दिया, 15.8 दिया है, बट इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, लगभग राउंड ऑफ कर देंगे तो 15.9 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। यानी जो पर्वतों पे चढ़ते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें वो निभाते हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं दोस्तों, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये जरूरी नहीं है। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। रोकने उनका तो हमें हौसला और बढ़ाना है ताकि वो और चढ़े, तो पहला और दूसरा तो होगा नहीं। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये तो करेक्ट है। प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी ठीक है। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, तो ये भी ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा आपका बी में दिया हुआ है, तो आपका बी वाला जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी वृक्ष के बारे में इसमें कहा गया है, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। ठीक है, मतलब इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी तक जाती है। ठीक है, नीचे जाते हैं और जब तक जाती हैं जब तक वो भूमि के अंदर जो जल है उसके स्तर तक ना पहुंच जाए, ये भी बात ठीक है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है और समय आने पर वहां के जो लोग होते हैं वो उसमें से जल में पाइप, जो पेड़ होता है उसके तने में पाइप लगा करके वहां के स्थानीय लोग जल को निकालकर अपने प्रयोग में ले लेते हैं, तो ये भी ठीक है। यह वृक्ष आबू धाबी के टीलों के पास पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, ये तीनों सही है। अब बात ये आती है कि ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है। ये वृक्ष आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे आप रेगिस्तानी ओक भी कहते हो, आबू धाबी में नहीं पाया जाता। और ये किस वृक्ष की विशेषता है, रेगिस्तानी ओक की। तो पहला दूसरा तीसरा आपका सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे कहा गया कोई एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ आती है। दिल्ली से चलती है, मुरादाबाद भी बीच में पड़ता है, उधर से होती हुई आती है। मार्ग से होकर दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है, 504 किलोमीटर। तो आपको जो आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 504 किलोमीटर। आपने बोला ठीक है। यदि ट्रेन दूरी को 7 घंटे में तय करेगी, यानी टाइम आपको कितना दे रखा है, 7 आवर दे रखा है, 7 घंटे दे रखा है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में आपको निकालनी है। तो आप जानते हो कि ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने क्या डिस्टेंस रख दिया, 504 रख दिया, नीचे 7 रख दिया, और 7 से जब आपने इसमें भाग दिया तो आपका कितना आ जाएगा, 749 हो जाएगा। और ये कहा जाएगा 7 दूनी 14, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आ गया, बट ये मुझे किलोमीटर में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपने यहाँ 72 लिख दिया। तो अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और 5/18 से जब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और 18 से का जब इसमें भाग देंगे, 18 चौक 72 होता है, और 4 पंजे 20, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये इस टाइप का प्रश्न हर बार एग्जाम में आता ही आता है। मैंने तीसरा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 3 पहले भी करा चुका हूँ, टोटल 6 हो गए, उनमें इस टाइप का प्रश्न आया ही आया है। तो जितने भी मेरे भाई बहन को ये वीडियो पसंद आ रही हो वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे प्रश्नों की अच्छी तरीके से तैयारी भी करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की।
प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, आपसे इसमें क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचिए जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलोगे दिल्ली, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, को मिलाती है। तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा आपको बतानी है। नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा आपको बतानी है। तो आपने कोई सरल रेखा खींची, आपको पता है जो दिल्ली है वो आपका कहाँ है, नॉर्थ में है। तो जो आपका जो दिल्ली है वो आपका नॉर्थ में है, यहाँ पर है। और कोलकाता कहाँ है, ईस्ट में है। और इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, तो कोलकाता इधर ही तो है, यहाँ पर। तो इसके सापेक्ष जब आप बनाओगे तो ये किधर होगी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो इधर ही तो है ये, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला, ग्रेगर जॉन मेंडल एक मंक यानी मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ मठ के बगीचे में प्रयोग किए थे। तो इन्होंने क्या बताया था, ये आपको बताना है। उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में भी आते हैं, निम्नलिखित में से उसे छांटिए, जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में प्रयोग नहीं किया था। ये आपको छांटना है। यानी 4 तो किए थे, 4 में से इनमें से 3 किए थे, एक नहीं किया था। वो आपको बताना है कि 9 वाले का कौन सा नहीं किया था। बीजों का हरा या पीला होना, ये भी ठीक है। बीजों का खुरदरा चिकना होना, पौधा का लंबा और नाटा होना, ये भी ठीक है। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले हले रंग के गुणों से मिलकर बना, ये जरूरी नहीं है। तो आपका जो डी है वही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 का मुझे राइट आंसर बताइएगा। इसमें क्या कहा गया है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम बताना है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक देखे नीला ही नीला जैसा, ये आपको बताना है। यानी एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर है पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, ये आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा पक्षी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर से दुम तक मोर ही तो दिखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 का कॉलम को आपको मिलाना है। पक्षी कौन है, सरीसृप कौन है, स्तनधारी कौन है और स्तनधारी कौन है, बताइएगा। तो कीट इनमें से कौन सा है, पहले आपको यह बताना है कि इनमें से जो कीट है वो कॉकरोच जो है ये कीट होता है। अब पक्षी कौन है, पक्षी बताइएगा कौन है। पक्षी आपका उल्लू है। सरीसृप आपका कछुआ है, कछुआ सरीसृप प्रजाति में आता है। कछुआ है, छिपकली है, सांप है, ये सब केंचुआ है, सरीसृप प्रजाति में आते हैं। और स्तनधारी कौन है, चमगादड़ है। तो फोर्थ का सी देखो इसमें भी है, ठीक है। फोर्थ का सी इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, यानी ए वाला रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गए। अब इनमें से देखना है कि तीसरे का ए, अब तीसरे का ए किसमें है, किसी में भी नहीं है, तो ये भी कट गया। तो आपका कौन सा डी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे, ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है। कहां से जा रहे हैं, पटना से चंडीगढ़। और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, हरियाणा की भी है और पंजाब की है। तो आपको बताना है कि बीच में कौन कौन से जो प्रदेश हैं वो नहीं पड़ेंगे। बताइएगा 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का देखो राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं पड़ेगा। तो वो आपका सिर्फ पंजाब ही नहीं पड़ेगा, हरियाणा भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भी पड़ेगा, दिल्ली भी पड़ेगा। तो आपसे पूछा है नहीं पड़ेगा, तो वो कौन सा है, पंजाब नहीं पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको और भी बता दूं, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, दिल्ली राज्य की राजधानी है, नई दिल्ली है, और जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मच्छरों से संबंधित है, प्रश्न नंबर 14 का आपको राइट आंसर बताना है। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग आपको बताना। देखिए पहली बात, कोविड फैलता नहीं है, ना चिकन और एड्स नहीं फैलता है,
तो कोविड इसमें भी है। तो आपका कौन सा हो गया, सी हो गया। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये 3 जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। अब आयरन है तो वो कहीं ना कहीं खट्टे जरूर होंगे, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो 15 का मुझे बताइए क्या होगा। तो आंवला तो जरूर होगा, लेकिन इसमें आंवला नहीं है, ये कट हो गया। और सेब खट्टा होता नहीं है, ये भी कट हो गया। और कद्दू यहाँ होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़, जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी लोग एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 थोड़ा क्लियर नहीं है, बट फिर भी आप देखने की कोशिश करना। प्रश्न नंबर 16, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां सभी स्थानीय विद्यार्थी शामिल हुआ है, आप विभिन्न संस्कृतियों और प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए एक अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वह बताइए इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण कथन होगा। 16 वाले का मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए एक अन्य संस्कृति, दूसरी संस्कृति थोड़ी नहीं बनाएंगे, गलत हो गया। अन्य संस्कृति इसमें भी आ गया। पक्षपात, रूढ़िवादियों को कम करना, सही बात है। और विविधता के महत्व देने के लिए, ये वाली बात ठीक लग रही है। आगे और देखते हैं। विद्यार्थियों से बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने, ये भी ठीक है। बट इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा, ये वाला ठीक है, क्योंकि इसमें पक्षपात और रूढ़िवादी को कम करने की बात कह रहा है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 वाला बताइए, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है जो बिना बोले संचार किया जा सकता है। बताइए, जिसमें बिना बोले संचार हो जाए वो आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कि आपके 17 वाले का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात तो होगी, वर्चुअल बैकग्राउंड ये भी है, ये भी है। तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। बताइएगा, सबसे ज्यादा मेल खाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, जरूरी नहीं है। नदी के पानी का रंग, उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ये वाला ठीक है। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने वाले अंडा, ये भी गलत, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, संरचना, रचना करने की बात हो रही है। और रचना किसकी करेंगे, जिसकी हम प्रदूषकों की पहचान करेंगे कि भाई ऐसे इसकी पहचान है कि इनमें किस किस प्रकार के प्रदूषक हैं, तो इससे पता चल जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी आपको इनमें से बताना है कि सक्रिय जो शिक्षण में जो विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में दिखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना, सही बात है, ये तो ठीक ठाक है। आगे और पढ़ते हैं। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन वाले वृत्त चलचित्र देखने के बाद दो समूह, ये रॉन्ग हो गया, समूह बनाने की बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक के विभिन्न सत्यापित शैलियों का उल्लेख गलत होता है यहाँ। ठीक है, इमारतों के निर्माण करने का इस्तेमाल, विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी श्यामपट्ट पर उतारे, इससे कुछ नहीं होगा। तो जो आपका ए वाला है वही करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में बताइएगा, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। 20 का मुझे बताइए कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। विभिन्न प्रकार कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य है, वो आपको करना है। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वाह माध्यम से कटाई और बाजरों को लाने के लिए दर्शाने के लिए कहना। विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों ओर चक्कर लगाने को कहना। पहचानना कि वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल
का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। जहां ये करके सीखेंगे तो ये वाली बात तो ठीक है, तो जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 को मैं छोटा कर दे रहा हूं, देखिएगा चारों आपके ऑप्शन आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 का देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला है, आप खेलो और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पाठ पढ़ रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि हम ईवीएस में खेलों के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में इस पाठ को सीखने का प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन है, बताइएगा, जिससे क्या है ईवीएस बच्चे सीख सकें। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर दे रहा हूं, देखिएगा थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें। इसमें आपसे क्या बोला है, बड़े होने पर यदि आप खेलों को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक पहले बड़े होकर लोगे, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। बड़े होकर थोड़ी, जो भी बच्चा सीखना चाहता है वो बचपन से ही उसी राह पर ही चलता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले इन ऑप्शनों को और देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। बड़े होने पर, यहाँ पे भी बड़े होने की बात हो रही है, ये भी रॉन्ग हो गया। हमारे दादा दादा नानी नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते, चलो ठीक है। इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें ऐसा करने और बड़ों के साथ गुणवत्ता समय बिताने में मदद करता है, ये भी ठीक नहीं है। खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है, ठीक है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयास को महत्व देने में मदद करेगा कि उन्होंने किस प्रकार प्रयास किया है वैसा ही आप करें, आप जिन्हें आप टीवी पर देख सकते हैं, और आपको कड़ी मेहनत करके के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये वाली बात पॉजिटिव बात है, ये वाला ठीक है। तो आपका इसका डी हो जाएगा, 21 में का जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में देखिएगा आपसे क्या बोला गया है, बढ़िया प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। शहमीर, ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता। उजियारा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना यहाँ है। शहमीर, क्या वहां के लोग उल्टे खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं? स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11। उपरोक्त पाठ 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण बल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से दृष्टिकोण शहमीर की गलतफहमी दूर करेगा। अब इनमें से कौन सा उसकी गलतफहमी को दूर करेगा वो आपको बताना है। जिस तरह चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी तरह पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, बट ये ज्यादा ठीक नहीं है। कल्पना करें कि एक चोटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है, क्या एक चींटी इससे भी नहीं समझ पाएगा? वो ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 का आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों विषयों के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्रायप है, बताइएगा। इनमें से कौन सा है? ज्ञानेंद्रियों को और शैक्षिक उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। तो लास्ट से शुरुआत करते हैं। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थियों को दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करना, ठीक बात है। विद्यार्थी एक चित्र द्वारा समझाएंगे कि 3 विभिन्न पशुओं उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थियों को अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरीके से देखभाल करना नहीं है,
विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों क्यों एकत्रित करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 का आप मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 24 का, आप एक आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए आप इस गेंद की बोतल का किफायती तरीके से इस्तेमाल करें। मतलब अगर ये खाली होगी तो दोबारा नहीं मिलेगी आपको। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार कर में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो बताइएगा इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये आपको बताना है। तो 24 का मुझे राइट आंसर बताइए। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किनमें नहीं। बात यहाँ खर्च होने की हो रही है। कक्षा के सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी। हाँ ठीक ठाक है, आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। जरूरी नहीं है, बचेगा ही नहीं। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें जिन्होंने अब तक क्यों कितने चम्मच गोंद लिया है। ऐसे आप लिख करके रखोगे तो ठीक है। तो जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों 25 का। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग में उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रयोग से उपयोग, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 25 का आपको बताना है। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने के लिए कहना। जरूरी नहीं है, किसी का देर में पच सकता है, तो इससे जो है कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्तों। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। यहाँ तो पहुंचने की बात हो रही है, निष्कर्ष कोई नहीं निकलेगा। समझना कि चाय को गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है और हम उसे पर हवा फूंकते हैं। जरूरी नहीं है। पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंककर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरेगी। एक भरी बोतल, इससे तुरंत आपको निष्कर्ष पता चल जाएगा कि भारी बोतल जो होगी वो डूब जाएगी और जो खाली होगी वो तैरने लगेगी, तो तुरंत निष्कर्ष मिल जाए। तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, यही होगा इनमें से डी वाला। तो आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 26 का, विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना, ये तो सही है, भ्रमण कराना, उनसे प्रश्न पूछना, पौधों में आने वाली ऋतुओं को किस प्रकार परिवर्तन कर देखे जाएंगे, ये वाला तो राइट है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म ठंड महसूस, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टी के दौरान की गई गतिविधियों और कारणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहना, ठीक है, बट इससे ज्यादा ये वाला ठीक है। विद्यार्थियों को एक टोपी एक बरसाती, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 27 का देखिएगा, 27 का देखते हैं। 27 वाला, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य आपको इसमें बताना है। जो शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए जाने पर शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके ये रहे,
ऑप्शन है दिए हैं आपके, बताइएगा। इसमें आपसे बोला गया है जो आपका 27 का आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट करके बताइएगा। हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी के बचाव के लिए नहीं। मास्क का सामान, जो सर्दी होगी उससे मास्क से कैसे बचे जाएंगे मास्क से? यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? जरूरी नहीं है। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? बैक्टीरिया और वायरस विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ये भी रॉन्ग, ये वाला आपका सही है, जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 का कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक संसाधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ है? तो बताइएगा 28 का क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा। यह विद्यार्थियों को स्वेच्छा अध्ययन, स्वच्छ से कोई मतलब नहीं है, यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध के पूर्व ज्ञान को याद, रॉन्ग हो गया यहाँ, यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अव्यवस्थितता को समझने में मदद करता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में, भूदृश्य ये ज्यादा, भूदृश्य समझ गए तो जो विभिन्न देशों की स्थिति है वो भी समझ में आ जाएगी। तो जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधों को लाता है, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। मतलब 2 पौधे लेके आता है, गमले में लगे हुए हैं पौधे, जिसमें से एक गुलाब का है और एक अदरक का है। इन पौधों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बाकी और प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, पौधों का अनुकूलन किस प्रकार होता है ये प्रस्तुत कर सकता है। पौधों में विविधता, दोनों में क्या क्या विविधताएं, क्या क्या उनमें डिफरेंस है ये भी बता सकता है। फूल के अंग, क्या क्या इनके अंग है ये भी बता सकता है, तो ये भी ठीक है। पौधों में बीजों का स्थानांतरण नहीं कर सकता, जो जिसके बीज है उसी के रहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। बताइएगा। समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए ये बताना है कि चीजों का पारस्परिक निर्भरता पर विचार सिखा रहे हैं। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय की बात हो रही है तो तालाब में समुदाय होगा या यातायात में होगा? सीवेज नाली होगा, नहीं क्या होगी, चाय की दुकान, वहां पर 4 लोग आपस में बैठेंगे, नई नई बातें होंगी, यही क्या है आपका समुदाय है। तो चलिएगा दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके ग्रुप है उनमें एक बार शेयर जरूर करें। सभी भाई बहन मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।